हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत सूची के साथ होती है। वो अपने बॉडीगार्ड के साथ एक पार्टी में आई होती है। यहाँ पर सूची के सारे दोस्त भी होते हैं। वो उसके साथ ट्रूथ और डेयर का गेम खेल रहे होते हैं। सूजी ट्रूथ चूज करती है तो वो लोग उसे सवाल पूछने लग जाते हैं। अगर तुम्हारा पति तुम्हें चीट करेगा तो क्या तुम उसे माफ कर दोगी? सूजी उन लोगों को बोलती है, तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लगता है तुम सभी को मेरे फियांसी के चीटिंग के बारे में पता है। सुनकर उसके सारे दोस्त शौक हो जाते हैं। क्या तुम्हें पहले से पता है? सूची बोलती है, मैं ना उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसके दोस्त बोलते हैं, तुम ना पक्का झूठ बोल रही हो। हम सभी को पता है तुम्हारा जो फियांसी लू है वो अपने असिस्टेंट के साथ ही अफेयर चला रहा है और वो उसे ही पसंद करता है। लेकिन तुम तो उसके प्यार में इतनी ज्यादा बावरी हो रखी हो कि हर वक्त उसके पीछे घूमती रहती हो और तुम उसकी सारी बातें भी मानती हो। इसलिए हम तुम्हारी बात पर न जरा भी यकीन नहीं करने वाले। उसे अपनी ड्रिंक पीकर बोलती है, मैंने बोल दिया ना कि मैं उसे माफ नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। ये बोलकर वो अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी लू अपनी प्रेमिका के साथ वहाँ पर आ जाता है। सभी फ्रेंड्स बोलने लग जाते हैं, देखो मेन लीड कैरेक्टर आ गया है। रुआन सूची को बताने लग जाती है, एक्चुअली मेरा नाम मिस्टर लू और मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में काम कर रहे थे। इसी वजह से हमें पार्टी में आने में लेट हो गया। सूची बोलती है, कोई बात नहीं। रुआन बोलती है, एक्चुअली मैं अपनी कार जल्दी में ऐसे ही पार्क कर आ गई हूँ। उसे न रास्ता ब्लॉक हो रहा है। क्या तुम जाकर एक बार मेरी कार को साइड में लगा दोगी? उसे चाबी देने लग जाती है। शैन उसे चाबी लेने जा रहा होता है लेकिन सूची उसे रोक देती है। लू बोलता है, इसने तुम्हें कार ही तो पार्क करने के लिए बोला है, इतना ज्यादा क्यों नखरे दिखा रही हो? जाकर पार्क कर दो ना। सूची चाबी लेकर जाने लगती है। वो सीधा उसकी कार के टायर को पंचर कर देती है, वो भी अपनी हील से। और मन में सोच रही होती है, वो तो मुझे लू के बच्चे तुम्हारी फैमिली के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था, वरना आज मैं तुम्हारी कार का टायर पंचर नहीं करती बल्कि पूरी कार ही तोड़ देती। उसे बोलता, उसने सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती की और तुमने बस उसके साथ इतना मामूली सा बदला लिया है। सूजी बोलती, क्या कहा मामूली सा? ये बोलकर वो उसकी टाई पकड़ती है। उसके बाद वो उसे कार में बिठाकर किस करने लग जाती है। शैन भी उसे किस करने लग जाता है लेकिन वो उसे रोक देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सूजी की जिस दिन लू के साथ एंगेजमेंट थी उस दिन तो वो आया भी नहीं था और तभी रुआन उसे मैसेज कर बताती है कि लू उसके साथ है और वो दोनों नाइट स्पेंड कर रहे हैं। देखकर उसका तो दिल ही टूट जाता है क्योंकि वो लू को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। उसके बाद वो शैन से मिली जिसे उसके डैड ने उसका बॉडीगार्ड बनाया था। प्रेजेंट में सूजी सोच रही होती है, उस लू के पास वो फेक इनोसेंट लड़की है और मेरे पास ये 8 पैक्स वाला हैंडसम मैन है। हम दोनों का फ्यूचर ना एकदम ब्राइट है। ये देखकर सूची शैन के बारे में ही सोचे जा रही होती है। उसे बोलता है, तुम जब भी स्माइल करती हो ना तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता हूँ। और पूछने लग जाता है, हर चीज तो तुम खुद ही कर लेती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हूँ? वो बोलती है, मुझे ये तुम्हारी हेल्पलेस साइड ही तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। शैन तो उसे किस करते हुए बोलने लग जाता है, तुम सिर्फ मेरी हो। तभी लू और रुआन भी कार के बाहर आ जाते हैं। लू को सूजी पर तरस आ रहा होता है। हमें पार्टी में न सबके सामने सूजी को ऐसे एम्बेरस नहीं करना चाहिए था। सुनकर रुआन बेचारी बनी का एक्टिंग करने लग जाती है। सभी के सामने वो तुम्हारी फियांसी है, मुझे तो तुम्हारा कोई नाम भी नहीं मिला है तो बेचारी तो मैं हुई ना। वो बोलता है, सॉरी मुझे उस पर ना तरस खाना ही नहीं चाहिए था, क्या लेना तुम अपसेट मत हो। तभी रुआन देखती है उसकी कार तो अलग जगह पर पार्क है और बोलती है, देखो जरा तुम्हारी उस फियांसी ने मेरी कार ना अलग जगह पर पार्क की है। लू बोलता है, वो बेचारी ऐसा नहीं कर सकती है। तभी रुआन अपनी कार के पास आती है और कार का टायर पंचर देखकर गुस्सा होने लग जाती है। तुम कह रहे थे ना वो मासूम है, तो ये सब क्या है? इधर सूजी और शैन दोनों रूम में आ चुके होते हैं और उन दोनों का रोमांस चालू होता है। इधर लू भी रुआन को लेकर घर पर आ जाता है। रुआन तो बस रोए जा रही होती है। तभी मेल बताती है, सूजी तो ऑलरेडी अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जा चुकी है। तो रुआन को बोलता है, तुम न रोना बंद करो, जरूर उसका प्यार न नफरत में बदल गया होगा इसलिए उसने ऐसा किया होगा। रुआन बोलती है, वो एक नंबर की बिगड़ी शहजादी है, उसके पास बहुत पैसा है कार खरीदने के लिए, लेकिन वो कार तो मेरी थी ना, मैंने कितनी मेहनत से पैसे कमाकर वो कार खरीदी थी। लू बोलता, ठीक है मैं ना सूजी को बोलूंगा कि वो तुमसे माफी मांगे। के बाद वो उसे लेकर सूजी के रूम के बाहर आ जाता है। जैसे ही उसके रूम का दरवाजा खोलने वाला होता है तभी वहाँ पर लू की मोम आ जाती है।
तो बोलता है मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? उसकी मॉम तो चिल्लाने लग जाती है, अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम उस चिड़िया को घर पर लेकर आए हो। तभी सूची भी रूम से बाहर आ जाती है। के बाद लू की मॉम सीधा रुआन को थप्पड़ लगा देती है। जी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, अच्छा हुआ ये तो थप्पड़ खाने के लायक ही है। क्योंकि मॉम तो उसे भी सुनाने लग जाती है, तुमने इस बेकार लड़की की कार अपनी फियांसी से पार्क करवाई है, से तुम इस लड़की को अपने घर भी लेकर आ गए, क्या तुमने हमारी फैमिली की रेपुटेशन को खराब करने का सोच लिया है? तभी सूजी रोने का नाटक करते हुए लू की मॉम के पास आ जाती है और बोलती है मॉम जाने दो इसे, अगर आप कोई भी गुस्सा करना चाहती हो या मारना चाहती हो ना मुझ पर कर लो, लेकिन आप लू को कुछ मत कहना। ये सुनकर लू की मॉम तो सीधा लू को थप्पड़ लगा देती है और बोलती है ये ना मार खाने के ही लायक है, ये आखिर इस चिड़िया को घर पर क्यों लेकर आया है? सूजी तो और भी ज्यादा रोने धोने की नौटंकी करते लग जाती है, मॉम प्लीज आप ऐसे लू को मत मारो ना, मुझे कितना ज्यादा हर्ट हो रहा है। मॉम तो लू को एक और थप्पड़ लगा देती है और बोलती है देख लो तुम्हारे पास कितनी अच्छी फियांसी है जो तुम्हारी कितनी ज्यादा केयर कर रही है और तुम्हें ये लड़की पसंद है। रुआन लू की मॉम को बोलती है आंटी आप इसे ऐसे मारकर इसकी इंसल्ट कैसे कर सकती हैं? लू की मॉम तो उस पर ही चिल्लाने लग जाती है, ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, मेरे बेटे की रेपुटेशन खराब हो रही है। रुआन तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लू अपनी मॉम को बोलता है मॉम आप जैसा उसके बारे में सोचती है ना वो वैसी नहीं है, दोनों एक दूसरे से ना एकदम सच्चा प्यार करते हैं। बोलती है क्या कहा सच्चा प्यार, तुम सच में ना बहुत ही बड़े अंधे हो, तुम ना सच में एक दूसरे के लायक हो। लू बोलता है मॉम मैं आपका सगा बेटा हूँ तो आखिर आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मॉम चिल्लाकर बोलने लग जाती है तुम मेरे बेटे हो इसीलिए तो मैंने ये कंपनी तुम्हें संभालने के लिए दी थी ताकि तुम वो ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी के साथ जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, पर तुम तो कंपनी के काम को छोड़कर उस चिड़िया के साथ घूमने में लगे हुए थे। बताओ क्या तुम मेरी कही हुई बात मान रहे हो? लू बोलते ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि वो ग्रुप कंपनी का सीईओ मुझसे मिलने के लिए मान ही नहीं रहा है, तो आखिर मैं क्या करूं? लेकिन जाने दो, मुझे अभी आपसे झगड़ा नहीं करना है। ये बोलकर लू भी वहाँ से चला जाता है। लू की मॉम सूजी को बोलने लग जाती है तुम्हारा पति यहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस को लेकर आया है, क्या कर वो तुम्हारी भी इंसल्ट कर रहा है, से हमारे दोनों परिवार की इज्जत भी बर्बाद कर रहा है, और ऊपर से तुम जब मैं उसे सबक सिखा रही थी तो उसी की साइड ले रही थी। सूजी रोते हुए बोलने लग जाती है मॉम अगली बार ना मैं आपका ही साथ दूंगी। जिसके बाद लू की मॉम वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही सूजी अपनी नकली आंसू पूछती है और अपने रूम में आकर वो शेन को आवाज देने लग जाती है, लेकिन शेन वहाँ पर नहीं होता। शेन अपने असिस्टेंट से चुपके से मिल रहा होता है, उसे डांट रहा होता है, मैंने तुम्हें बोला था ना तुम्हें यहाँ पर नहीं आना है, सूची ने तुम्हें देख लिया होता तो क्या होता। असिस्टेंट बोलता बॉस आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है और आप अपनी कंपनी को छोड़कर यहाँ पर एक लड़की के चक्कर में बॉडीगार्ड बनकर घूम रहे हैं, इस वजह से आपके ग्रैंडपापी रोज गुस्सा होते रहते हैं, तो आप उनकी बात आखिरकार मानते क्यों नहीं हैं? वैसे बॉस क्या हम नीचे चलकर बात कर सकते हैं? एक्चुअली में ये दोनों बालकनी पे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग कूद कर वहीं से नीचे आ जाते हैं। उसके बाद शेन अपने असिस्टेंट को बोलता है तुम जाकर मेरे ग्रैंडपा को बोल दो अगर उन्हें जल्दी से जल्दी ग्रेट कैंसन चाहिए ना तो उन्हें अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। असिस्टेंट बोलता है बॉस आप इतने ज्यादा हैंडसम हो, आपकी क्वालिफिकेशन भी इतनी ज्यादा अच्छी है, तो आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी ना। शैन बोलता है मेरी सूजी ना बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, उसे पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं है और जो चीज उसे चाहिए ना वो मेरे पास है 8 पैक्स। असिस्टेंट बोलता है आप वो ग्रुप के यंग मास्टर हो और इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हो, क्या आप भी यहाँ पर अपनी लुक्स बेचने का काम कर रहे हो? ये सुनकर शैन अपने असिस्टेंट को गुस्से में देखने लग जाता है तो असिस्टेंट की तो बोलती बंद हो जाती है। इधर सूजी को पूरे घर में शैन कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता, इसलिए वो परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर लू और रुआन आ जाते हैं। रुआन उसे बोलती है मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इसकी कोई दूसरी वुमेन नहीं हूँ, बल्कि जिस वुमेन को प्यार नहीं मिलता वही दूसरी वुमेन होती है, तो कि तुम हो। सूजी बोलती है अरे वाह तुमने तो प्यार की एक नई थ्योरी बना दी है, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा हिम्मत है तो सिविल ब्यूरो में जाकर सभी को जाकर ये बात बताओ, फिर मैं देखती हूँ कि कौन तुम्हारी तब मैं देखूंगी कि कौन तुम्हारे इस कारनामे की तारीफ करता है। लू तो उस पर चिल्लाने लग जाता है तुम रुआन के साथ कैसे बातें कर रही हो? अभी सूची मन में सोचती है अभी मुझे पैसे नहीं मिले इसलिए मुझे लू के साथ जो प्यार का नाटक करना था उसे अभी
बरकरार रखना पड़ेगा। के बाद सूजी रुआन को बोलने लग जाती है, हाँ इसमें ना मेरी गलती है, मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, आखिर ये मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है, मेरे सामने ये रुआन से ऐसे कैसे बात कर सकती है। रुआन सूजी को बोलती है, देखो जरा तुमसे डेट करने के चक्कर में मैं कितना ज्यादा सफर कर रही हूँ, इवन मैं तुमसे सैलरी भी नहीं लेती हूँ, उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुझे बोल दिया तुम फेक इनोसेंट बनने का नाटक कर रही हो, तो आखिर तुम सैलरी क्यों लोगी? के बाद तुम अच्छी थोड़ी लगोगी। वैसे भी तुम्हारे पास इतना ज्यादा अमीर बंदा है जो सैलरी नहीं दे रहा पर तुम्हें लग्जरी कार दिला रहा है, तुम्हें तो सैलरी की जरूरत ही नहीं है। रुआन बोलती है, देखो जरा ये मेरे बारे में कैसी बातें कर रही है, तुम्हारी मोम की बातें तो मैंने इसलिए सुन रही थी क्योंकि वो तुम्हारी मोम थी, लेकिन मैं इन लोगों की बातें नहीं सुनूंगी। लू सूजी को बोलता है, तुम्हें मालूम है अभी भी मैंने तुम्हें अपनी फियांसी की पोजीशन क्यों देकर रखी हुई है? सिर्फ इस वजह से कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए मैं सिर्फ तुम पर तरस खा रहा हूँ। और अपने मन में ना रुआन के खिलाफ कुछ भी गलत सोचने का सोचना भी मत। सूजी मन में सोचती है, क्या कभी इसने अपनी शक्ल आईने में देखी है? पता नहीं खुद को ये क्या ही समझता है। इसके बाद रुआन सूजी से अकेले में आकर बात करने लग जाती है। रुआन उसे बोलती है, तुम्हें अपने आप पर कुछ ज्यादा ही प्राउड है ना, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मुझे जल्द ही लू की वाइफ की पोजीशन मिलकर ही रहेगी और ये पूरा विला भी मेरा हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारी सारी चीजें भी मेरी हो जाएंगी। ये बोलकर रुआन हंसते हुए सूजी के पास आती है और फिर खुद ही गिरने का नाटक करने लग जाती है। वो चिल्लाकर लू को बुलाने लग जाती है, देखो जरा इसने मुझे धक्का मार दिया। वो सूजी पर चिल्लाने लग जाता है, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी थी? ये बोलती है, क्या मैंने इसे धक्का दिया है? चलो मैं ही इसे उठाने में हेल्प कर देती हूँ। के बाद वो रुआन को उठाती है और सच में उसे धक्का मार देती है और बोलती है, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करा लो। हाँ तो गुस्से में सूची को थप्पड़ लगाने वाली होती है, लेकिन तभी शैन आकर उसका हाथ रोक लेता है, उसका हाथ मोड़ने लग जाता है। लू उस पर चिल्लाने लग जाता है, उसका हाथ छोड़ दो, लेकिन शैन उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद लू सूजी को बोलता है, इसे ना इसका हाथ छोड़ने के लिए बोलो। उसके बाद सूजी जैसे ही उसे बोलती है तो शैन रुआन का हाथ छोड़ देता है। उसके बाद शैन लू को बोलता है, माना कि ये घर तुम्हारी फैमिली का दिया हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे सूजी के डैड ने सूजी के साथ भेजा है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरे रहते हुए उसे यहाँ पर ना कोई भी बुली नहीं कर सकता है। लू बोलता है, तुम एक मामूली से बॉडीगार्ड हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे साथ बदतमीजी करने की? शैन उसके सामने आ जाता है। लू तो पीछे हट जाता है और सोचने लग जाता है, आखिर इस बॉडीगार्ड का ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। तभी सूजी लू को बोलती है, तुम्हारी मॉम ना कुछ चीज भूल गई है, इसलिए वो यहाँ पर वापस आ रही है, दोनों यहाँ पर बैठकर मॉम से ही बात कर लेना। वो दोनों थप्पड़ याद कर डर रहे होते हैं, जिसके बाद वो दोनों मॉम का थप्पड़ याद कर डर जाते हैं और दोनों ही जल्दी से डर की मारी वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर सूजी और शैन दोनों को ही हंसी आ रही होती है। सूजी शैन को समझाने लग जाती है कि तुम उन लोगों की बातों पर ना बिल्कुल भी ध्यान मत दो, कोई डॉग नहीं हो और अगर हो भी ना तो मेरे छोटे से पपी हो। जैसे तुम चले कहाँ पर गए थे? शैन उसे बताता है, मैं ना बालकनी से नीचे कूद गया था। चलो अब हम वो कंटिन्यू करते हैं जो हम कर रहे थे। इसके बाद दोनों फिर से किस करने लग जाते हैं। इधर घर के बाद लू और रूहान दोनों ही खड़े होते हैं। रुआन लू को बोलती है, मुझे सूची ने सच में धक्का दिया था। लू बोलता है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं सूची को जानता नहीं हूँ? वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है कि वो मेरे सामने ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती है। रुआन बोलती है, तुम्हें नहीं लगता सूची का जो बॉडीगार्ड है वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है? क्या पता वो ऑलरेडी उसे पसंद करती हो और तुम्हें भूल भी चुकी हो। लू बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हाई स्कूल टाइम से ही सूजी मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती थी और मेरे लिए लव लेटर भी लिखा करती थी, तो वो मुझे छोड़कर किसी और को पसंद कर ही नहीं सकती है। आखिर वो मुझे छोड़कर उस मामूली सी बॉडीगार्ड को क्यों चाहेगी? उसके पास तो कुछ है भी नहीं और मेरे पास तो पैसा और पावर दोनों है। रुआन बोलती है, मैं नहीं जानती, उसने मुझे धक्का दिया था, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मंगवाने के लिए बोलना पड़ेगा और मेरे शूज को भी क्लीन करने के लिए बोलना। लू बोलते, क्या शूज क्लीन करने के लिए बोलना है? ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? रुआन बोलते, ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुनकर तुरंत ही लू मान जाता है, तुम चिंता मत करो जान, मैं उसे बोलकर तुम्हारे सामने उसे नील डाउन करवाकर उससे माफी मंगवाऊंगा। इसके बाद लू जैसे ही घर के अंदर आता है तो सूजी शैन को छुपा देती है। सूजी तो बड़ा रोमांटिक माहौल बनाकर बैठी हुई होती है। ये देखकर लू उसे बोलता है, मुझे मालूम है तुम मुझे सड्यूस करने के लिए अपनी ड्रेस को खोल कर बैठी हो।
सूजी देखती है उसकी ड्रेस तो शैन ने खोल दी थी, लेकिन ये तो कुछ और ही समझ रहा है। शैन भी वहीं पर चुपकर बैठा होता है और वो लू की बातें सुनकर स्माइल कर रहा होता है। तभी लू को शैन की आवाज आती है। लू बोलने लग जाता है, ये आवाज किसकी है? क्या तुमने यहाँ पर किसी आदमी को छुपा कर रखा हुआ है? और वो उसी तरफ देखने जा रहा होता है। सूजी उसे रोकने के लिए बोलती है, हाँ मैंने यहाँ पर किसी आदमी को छुपा रखा है। ये सुनकर लू को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तुम पक्का झूठ बोल रही हो ना? जिसके बाद वो भागते हुए बाहर आ जाता है। रोहान बोलते, तुम तो सूजी को बाहर लाने के लिए गए थे ना, ताकि वो मुझसे माफी मांग सके। वो बोलते, तुम्हें मालूम है जब मैं अंदर गया था तो वो बेशर्मों की तरह मुझे सेड्यूस करने के लिए बैठी हुई थी। मैं वहाँ पर एक सेकंड भी रुक जाता ना तो पक्का वो लड़की मुझ पर झपट्टा मार देती। रोहान बोलती है, वो लड़की इतनी ज्यादा बेशर्म हो सकती है, मैंने सोचा भी नहीं था। तभी लू को उसकी मोम का कॉल आ जाता है। कॉल करते ही रोहान पूछने लग जाती है, तुम्हारी मोम क्या बोल रही थी? लू बताता है, मोम ने बोला है कल एक मॉल की ना ओपनिंग सेरेमनी है, तो मॉम ने मुझे वहाँ पर सूजी को भी अपने साथ ले जाने के लिए बोला है। रोहान का तो गुस्सा आ जाता है, तुम सूजी को अपने साथ कैसे लेकर जा सकते हो? वहाँ पर अगर उसने तुम्हें फंसाने की कोशिश करी तो मैं क्या करूँगी? वो बोलता है, मैं क्या कर सकता था? मॉम मुझे कंपनी के नाम पर धमकी दे रही थी, मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रोहान को बताने लग जाता है। नेक्स्ट डे ये चारों एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं। लू सूजी को बोलता है, मैं तुम्हें अपने साथ सिर्फ इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे मजबूर किया था, इसलिए सोच समझकर ही मेरे साथ चलना। वहाँ पर चलकर तुम मुझे सेड्यूस नहीं कर सकती हो, समझी तुम? रोहान बोलती है, लू सिर्फ हम दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा है, इसलिए तुम हमसे ना दूर ही रहना। ये बोलकर वो दोनों आगे चले जाते हैं। जिसके बाद शैन भी सूजी का हाथ पकड़ कर चल रहा होता है। सूजी उसे बोलती है, तुम तो काफी ज्यादा बोल्ड हो गए हो। इधर लू भी रोहान का हाथ पकड़कर चल रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, मैं तो यहाँ पर अपना टाइम एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन वो सूजी पीछे से मुझे ऐसे देखकर पक्का बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही होगी। बोलकर वो पीछे देखने वाला होता है। तभी रोहान उसे दिखाती है कि सारे लोग ना उन्हें ही देख रहे हैं, लेकिन तभी पता चलता है वो सारे लोग तो सूजी और शैन को देख रहे हैं। दोनों कितने ज्यादा अच्छे कपल लग रहे हैं ना। सुनते ही वो दोनों पीछे मुड़ते हैं, लेकिन तभी शैन और सूजी एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। उसके बाद रोहान बोलती है, क्या ये सारे लोग अंधे हैं जो हमें छोड़कर इन लोगों को देख रहे हैं? उन्होंने तो हाथ भी नहीं पकड़ा हुआ है। के बाद लू शैन को बोलता, मुझे अच्छे से पता है कि सूजी कितना ज्यादा पेन में होगी। मुझे और रोहान को ऐसे साथ में देखकर, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। कि मुझे मालूम है सूजी मुझे इतना ज्यादा चाहती है कि वो खुद को हर्ट कर लेगी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम इसे प्रोटेक्ट कर सको। बोलने के बाद वो वापस से रोहान के साथ वहाँ से चला जाता है। सुनकर सूजी और शैन दोनों ही हंसने लग जाते हैं कि ऐसा बेवकूफ है ये। बाद ये दोनों भी मजे से हाथ पकड़कर जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में रोहान चलते चलते थक जाती है और लू से बोलती है, हम उस मिस्टर भूषण को ढूंढने के लिए इतना ज्यादा घूमे पर वो हमें कहीं पर भी नहीं मिला। लू बोलता है, उससे मिलना इतना ज्यादा कोई आसान थोड़ी है, आखिर वो इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है और वैसे भी मेरे फ्रेंड्स ने बताया था कि वो बहुत ही कम बाहर जाता है, उसे किसी ने देखा तक नहीं है, तो उसे मिलना सच में ना इम्पॉसिबल ही होगा। शैन पीछे से ये सारी बातें सुनकर सोच रहा होता है, अच्छा तो ये यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आया है। इसके बाद लू रोहान को बोलता है, चलो हम ना शॉपिंग करने के लिए मॉल में चलते हैं, तुम्हें जो खरीदना है ना वो खरीदना, और इस तरीके से मिस्टर वू की हमारी वजह से सेल्स भी हो जाएगी। शैन बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मिस्टर वू को अपनी सेल करवाने के लिए तुम्हारी जरूरत होगी? लू बोलता है, तुम तो बस एक मामूली से बॉडी गार्ड हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई ऐसा बोलने की? क्या तुम मिस्टर वू को जानते हो जो तुम इस तरीके से बोल रहे हो? मैं तुम्हें बता दो, तुम्हारी औकात नहीं है इस मॉल में एक भी चीज खरीदने की, इसलिए अपने स्टेटस को याद रखो। अभी मॉल का मैनेजर बाहर आ जाता है और वो शैन को देखते ही पहचान जाता है और उसे मिस्टर वू बोलकर हाय बोलने लग जाता है। इसके बाद सभी लोग पीछे मुड़कर मैनेजर को घूरने लग जाते हैं। शैन तो खुद ही शॉक में चला जाता है, क्या मैनेजर को मेरी आइडेंटिटी पता है? लेकिन जब शैन कोई जवाब नहीं देता तो मैनेजर समझ जाता है। इसके बाद वो तुरंत ही नाटक करने लग जाता है, अरे आप तो बिल्कुल मेरे बॉस मिस्टर वू की तरह दिखते हो, उससे गलती हो गई, मैंने आपको ना गलत समझ लिया। वही मैं सोचूं मिस्टर वू यहाँ पर अचानक से ऐसे थोड़ी खड़े होंगे। ये बोलकर मैनेजर फटाफट वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। सूजी
शैन से पूछने लग जाती है, क्या तुम सच में मिस्टर वू शेन की तरह दिखते हो? शैन बोलता है, क्या कहूँ, मैं हूँ इतना ज्यादा हैंडसम। तुझे बोलती है, लेकिन मिस्टर वू जैसे रिचेस्ट बंदे वाले स्टेटस से तो मैं भी कभी नहीं मिल सकती। शैन मन में सोचने लग जाता है, किसी पागल लड़की है ये तो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। रुआन लू को बोलती है, जिस तरीके से वो मैनेजर यहाँ पर भाग के आया था और बॉडीगार्ड को मिस्टर वू समझ रहा था, तुम्हें लगता है कि उसे गलतफहमी हुई होगी? वो बोलता है, ऑफ कोर्स ये तो एक मामूली सा बॉडीगार्ड है जिसे सूजी की फैमिली ने उसके लिए हायर किया है और वो उसके पीछे कुत्ते की तरह दुम दबाकर घूमता रहता है। तो ऐसा बंदा कभी मिस्टर वू शेन नहीं हो सकता, बस ये थोड़ा सा हैंडसम है इसलिए लकी है। हान बोलती है, तो क्या हुआ है, तो ये बॉडीगार्ड ना तुम्हारी तरह ये सक्सेसफुल थोड़ी है। बोलकर वो लू के साथ जाने लगती है और सोच रही होती है, मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ जो लू मेरे साथ है और सूची को तो इस मामले से बॉडीगार्ड के साथ जाना पड़ रहा है। के बाद जब ये लोग एक ज्वेलरी शॉप पर आते हैं तो सूची को एक रिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आती है जो कि किसी बड़े डिजाइनर की होती है। ये देखते ही रुआन उससे वो रिंग छीन लेती है और लू को बोलती है, मुझे ये रिंग ना पसंद है। के बाद लू रुआन के लिए उस रिंग को पैक करने के लिए बोल देता है। रुआन सूची को बोलती है, वैसे वो रिंग मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, पर वो तुम्हें पसंद थी ना, इसलिए मैंने तुमसे छीन ली। लेकिन सूजी उसे कुछ नहीं बोलती और अपसेट होकर खड़ी रहती है। शैन से पूछता है, क्या तुम्हें वो रिंग चाहिए? सूची बोलती है, मैं इसलिए अपसेट हूँ क्योंकि वो रिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन अब वो रिंग ऐसी पर्सन के पास चली गई है जिसे उसकी जरा भी कदर नहीं है। जिसके बाद शैन जल्दी से मैनेजर को मैसेज कर देता है। मैनेजर वहाँ पर भागते हुए आ जाता है और शैन को बोलता है, आप इस स्टोर के ना लकी कस्टमर हो, इसलिए आप इस स्टोर की कोई भी ज्वेलरी को खरीद सकते हो, वो चीज कितनी भी ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों ना हो। ये सुनकर लू और रुआन शॉक हो जाते हैं, क्या ये इतना ज्यादा लकी कैसे हो सकता है। शैन उसी रिंग को चूज करता है जो सूजी को पसंद थी। वो बोलता है, मैं ये रिंग इसे देना चाहता हूँ। स्टाफ मेंबर वो रिंग सूजी को दिलवा देती है। ये सुनकर रुआन बोलने लग जाती है, लेकिन वो रिंग तो मैंने पहले देखी थी। मैनेजर बोलता है, मिस मैं ना इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये हमारे लकी कस्टमर है। रुआन उस पर चिल्लाने जा रही होती है, लेकिन तभी लू से शांत कर बोलता है, ये मिस्टर वू का मॉल है, हम यहाँ पर कोई ड्रामा नहीं कर सकते। के बाद रुआन को चुप होना ही पड़ता है। सूची बोलती है, कुछ लोग चीजों को छीनने में चाहे कितने भी ज्यादा अच्छे क्यों ना हो, वो उन्हीं चीजों को छीन पाते हैं जो असल में कूड़ा कचरा ही होती है। रुआन लोग को बोलती है, देखो जरा ये तुम्हें गार्बेज बोल रही है। जी बोलती है, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है, तुम खुद से ही कुछ सोच रही हो। रुआन को बोलता है, बेबी तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो, ये ना मुझे कभी गार्बेज बोल ही नहीं सकती है, बस एक रिंग की ही तो बात है, तो मैं तुम्हें दूध से दिला देता हूँ ना। बाद रुआन रू को बोलती है, मुझे सामने वाले स्टोर से ना ड्रेस खरीदनी है। बोलते, चलो मेरी जाने मन, जो तुम्हें खरीदना है वो मैं तुम्हें दिला दूंगा। रुआन सूची को बोलती है, तुमने ये रिंग ले ली तो क्या हो गया, लेकिन कभी लू ने तुम्हें कोई नई ड्रेस तो दिलाई नहीं होगी ना, और वो मुझे दिलाने जा रहा है। इस तरीके से तुम हार गई और मैं ही जीती, मैं ही तुमसे ज्यादा चमकने वाली हूँ। बोलकर वो दूसरे स्टोर में जाने लगती है। शैन सूची को बोलता है, उसकी वजह से ना तुम दुखी मत हो, वो तो तुम्हारे बाल के बराबर भी नहीं है। सूची बोलती है, इस मॉल में हर चीज बहुत ही ज्यादा महंगी है, मैं तो खरीद भी नहीं सकती हूँ। बोलता है, तुम सब कुछ खरीद सकती हो। तभी रुआन से बोले लग जाते है, तुम वहाँ पर खड़ी होकर सोच क्या रही हो, जल्दी से हमें फॉलो करो, आखिर तुम्हें हमारे बैग भी तो उठाने हैं। के बाद जैसे ही वो लोग कपड़ों के स्टोर में आते हैं, रुआन तो बहुत सारी ड्रेसेस को सिलेक्ट करने लग जाती है। तभी वहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है। रुआन बोलती है, फिर से मत बोलना कि बॉडीगार्ड फिर से लकी हो गया। मैनेजर बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली में आज हमारे मॉल में ना एक स्पेशल इवेंट चल रहा है, खास कर की ड्रेस स्टोर में, इसलिए 5 बजे जो भी हमारे इस ड्रेस के स्टोर में आएगा, यहाँ से शॉपिंग करने में बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। सुनकर रुआन टाइम देखने लग जाती है और बोलती है, यानी कि वो लकी कस्टमर मैं ही हूँ, कि मैं ही यहाँ पर 5 बजे एंटर हुई हूँ। मैनेजर बोलता है, आपने एकदम सही कहा, 5 बजे आप ही यहाँ पर एंटर हुई थी, लेकिन फिर भी आप वो लकी कस्टमर नहीं हो, क्योंकि आपके जो फेशियल फीचर है ना वो हमारे उस लकी कस्टमर से मैच नहीं करते, ये इस बीच वाली लेडी से मैच करते हैं, इसलिए यही हमारी लकी कस्टमर हैं। सुनकर रुआन की तो आके बाहर आ जाती हैं। सूजी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, ये हुई ना मिस्टर वू की मॉल वाली बात, वो अपने स्टैंडर्ड को कितना ज्यादा मेंटेन कर रखते हैं। ये सुनकर रुआन को गुस्सा आ जाता है, यानी कि तुम कहना चाहते हो कि मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है।
बोलकर वो चिल्ला रही होती है। लू उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और सूची तो उसकी हरकतें देखकर स्माइल कर रही होती है। लू रुआन को बोलता है, ये ना मिस्टर वू का मॉल है, मुझे उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं करनी है, यहाँ पर तुम ना कोई हंगामा मत करो। इसके बाद लू सूची को ऑर्डर देता है, यहाँ पर रुआन जो भी चूज करेगी तुम्हें वही चूज करना होगा, समझे तुम। मैनेजर बोलता है, आज का जो इवेंट है ना उसके रूल के हिसाब से ये लेडी लकी कस्टमर है, तो जो भी ये चीजें चूज करेगी ना तो वो उसके लिए होंगी। अगर कोई और उन चीजों को लेगा तो उन सारी चीजों को वापस ले लिया जाएगा। तू बोलता है, लेकिन पहले तो वो रिंग इसे दे दी गई थी ना। मैनेजर बोलता है, वो अलग बात थी और ये स्टोर की अलग बात है ना। के बालू सूची को बोलता है, चलो जल्दी से ड्रेस चूज करो, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद सूची यहाँ पर बहुत सारी ड्रेसेस को चूज कर लेती है, जिस वजह से उसके बहुत सारे बैग हो जाते हैं। रुआन सोचती है इसने बहुत सारा सामान ले तो लिया है, लेकिन लेकर कैसे जाएगी, और हंसने लग जाती है। लेकिन तभी मैनेजर बोलता है, हमारे यहाँ का रूल है, जो भी लकी कस्टमर चूज करेगा और उसकी जो हेल्प करेगा वही उसके सारे बैग्स को उठाकर लेकर जाएगा। ये सुनकर रुआन को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, क्या तुम मुझे ऐसे बुली होते देखते रहोगे। बाद वो मैनेजर को साइड में बात करने के लिए लेकर जाता है। बोलता, देखो पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मैटर को सोल्व करवा दो। मैनेजर बोलता, ये सारे रूल हमारे मिस्टर बॉस वो ने सेट किए हुए हैं, उन्हें कोई भी बदल नहीं सकता है, इसलिए आपको इन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। के बाद लू के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। वो रुआन को आकर बोलता है, बेबी तुम चिंता मत करो, ये सारे बैग्स ना मैं उठा लूंगा। इसके बाद सूची और शेन आगे चल रहे होते हैं और ये दोनों नमूने उनके बैग्स उठाकर जा रहे होते हैं। हमको तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, हमें ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है। तो बोलता है, क्या ही कर सकते हैं, मिस्टर वू के रूल्स है तो हमें ये फॉलो करने ही पड़ेंगे। बोलती है, वो तो ठीक है, लेकिन उस मामले से बॉडीगार्ड को देखो, वो बिना कुछ किए हुए आगे बढ़ रहा है। लू बोलता है, क्या कर सकता हूँ, मैनेजर ने बोला है वो मिस्टर वू की तरह दिखता है। उसने बैग पकड़ा और किसी को भी लगा कि वो मिस्टर वू है तो उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसीलिए वो बैग्स नहीं पकड़ सकता है। फिलहाल अभी के लिए मान जाओ, हमें इन बैग्स को उठाकर लेकर चलना ही पड़ेगा। के बाद जैसे ये लोग होटल में पहुंचते हैं तो लू, शेन और सूची दोनों को ही रूम का कार्ड दे रहा होता है, जाकर तुम दोनों रेस्ट करो, कल तुम्हें ना रुआन का बैग पकड़ना होगा। सूची लू से पूछती है, तुम और रुआन क्या सेम रूम में रहने वाले हो। रुआन बोलती है, ऑफ कोर्स आज रात हमारी स्पेशल नाइट है। बोलकर वो लू को अपने साथ लेकर चली जाती है। के बाद रुआन एक वेट्रेस को पैसे देती है अपना काम करने के लिए। के बाद सूची जैसे ही अपने रूम में आती है तो शेन भी उसके पीछे रूम में आ जाता है। जी बोलती है, तुम्हारा ये रूम नहीं है। तो बोलता है, एक्चुअली मैं यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आया हूँ, मिस्टर लू ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोला था ना। के बाद वो सूची को अपनी बाहों में उठाकर सीधा बेड पर लेकर आ जाता है। वो बोलती है, रुको जरा, क्या तुम्हें नहीं लगता मिस्टर वू आज जानबूझकर रुआन और मिस लू को टारगेट कर रहे थे। ऐसा तो नहीं है, उन दोनों ने वो फैमिली से पंगा ले लिया है। बोलते क्या मालूम, भगवान को ये देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ होगा कि वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। हो सकता है वो तुम्हारे बदले उन्हें मजा चखा रहे होंगे। खुशी बोलती है, अच्छा, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम मेरी हेल्प कर रहे थे। अरे वो लोग मुझे ऐसे ही बुली किया करते थे, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना तब से सब कुछ बदल चुका है। मुझे तो लगता है गॉड ने तुम्हें मेरे पास भेजा है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी उसे वहाँ से कोई नशे वाली चीज की स्मेल आती है। सूजी समझ जाती है ये ना रुआन का ही काम है। उसे बोलता है, तुम फिक्र मत करो, उन दोनों को ना आज मैं मजा चखाऊंगा। सर ये दोनों अपने रूम में एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी पुलिस ऑफिसर उन्हें अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। से सूजी और शैन दोनों साथ में बाहर घूमने के लिए गए होते हैं। शैन सूजी की बहुत सारी फोटो क्लिक करता है जो कि सूजी को काफी ज्यादा पसंद आती है और बोलती है, तुम तो बहुत ही अच्छी फोटोज क्लिक करते हो। शैन भी अपनी तारीफें सुनकर बहुत ज्यादा चहक रहा होता है। सूजी उसे बोलती है, वैसे तो ये जगह हमेशा लोगों से भरी रहती है, आज हम लोगों को ये जगह इतनी ज्यादा खाली कैसे मिल गई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शैन ने पहले से ही अपने असिस्टेंट को मैसेज कर दिया था। सूजी इस जगह पर घूमना चाहती है, इसलिए वो कैसे भी कर इस जगह को खाली करवा दे। सूजी बोलती है, आज तुमने मेरी बहुत ही अच्छी फोटो खींची है, इसलिए बदले में मैं तुम्हें कपड़े दिलाना चाहती हूँ। इसके बाद जैसे ये लोग कपड़ों के स्टोर में पहुँचते हैं तो सूजी शैन को बहुत सारे कपड़े ट्राई करवाती है, लेकिन उसे कोई भी कपड़े पसंद नहीं आते। फाइनली शैन एक ड्रेस पहन के आता है जो सूजी को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। बालू और रुआन घर वापस आ जाते हैं। रुआन बोलती है, पक्का सूची ने ही हम लोगों के खिलाफ कंप्लेन की होगी, वरना ऐसे कैसे पुलिस हमें अरेस्ट करने के लिए आ जाती। तो बोलते है, आखिर वो मुझे क्यों फंसाएगी। रुआन बोलती है, मुझसे बदला लेने के लिए। वो बोलते है, मुझे तो लगता है इसमें ना तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही हम लोग फंसे हैं।
वो तो फिर से रोने धोने का नाटक करने लग जाती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मुझे ये सारी बेइज्जती सहनी पड़ रही है। बोलते ठीक है, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, हम लोग बाद में बातें करते हैं। रोहान बोलते नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बालू जैसे ही घर के अंदर आता है तो शौक हो जाता है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर बैठी होती है और वो लोग लू का ही इंतजार कर रहे होते हैं। के बाद जैसे ही रुआन भी अंदर आती है तो उसे देख कर लू की मोम तो उसे एक चाटा लगा देती है। रुआन तो चिल्लाने लग जाती है, आप बार बार मुझे मारती क्यों रहती है आंटी। लू की मोम उस पर चिल्लाने लग जाती है, तुम तो सच में हमारी फैमिली की रेपुटेशन को खराब करने के पीछे पड़ गए हो। अपने ही बेटे को एक चाटा लगा देती है। लू अपने ग्रैंडपा को बोलता है, मैं आपका पोता हूँ, क्या आप मुझे बस ऐसे मार खाते हुए देखेंगे। वह बोलते तुम मार खाने लायक हो तो यही देखूंगा ना। तो लू की मोम को बोलते हैं, इसे मेरी तरफ से भी एक चाटा लगा दो। उसके बाद मोम उसे एक और चाटा मार देती है। तो चिल्लाने लग जाते हैं, तुमने हमारी फैमिली का नाम खराब कर दिया। इतने दिनों तक बाहर तुम जेल में थे, तुम्हें शर्म नहीं आई। मॉम बोलती है, मैंने तुम्हें वहाँ पर वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भेजा था, उनसे मिलने की बजाय तुम वहाँ पर इस चुलर के साथ घूम रहे थे। बोलता है, मॉम मैं क्या करता, मुझे मिस्टर वू मिले ही नहीं। बोलते हैं, क्या तुम्हें सच में जेल हुई थी। लू तो बहाना बनाने लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था ग्रैंडपा। और बोलता है, आप सूची से भी पूछ सकते हो ग्रैंडपा। और मन में सोच रहा होता है, सूची तो पक्का मेरी साइड लेकर मेरे लिए झूठ बोल देगी, क्योंकि वो उससे प्यार जो करती है। लेकिन सूची सच बता देती है, हाँ इसे तो जेल हुई थी। सूची पर चिल्लाने लग जाता है, इतनी ज्यादा बेकार कैसे हो सकती हो, तुम्हें मेरे खिलाफ किसने जाने के लिए बोला है। कि मोम रुआन की बेइज्जती करने लग जाती है, इसलिए रुआन तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लू तो सूजी पर चिल्लाने लग जाता है, मैंने तुम्हें अपनी फियांसे बनाया, बहुत ही जल्दी मैं तुमसे शादी कर अपनी पत्नी बनाने वाला था, लेकिन उसके बावजूद तुम मेरा साथ नहीं दे रही हो। सूजी बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से रुकी हूँ। ये बताओ कि हमारी एंगेजमेंट वाले दिन तुम कहाँ पर थे। तुम्हें पता है उसी दिन मैं मेरी और तुम्हारी एंगेजमेंट की तोड़ने की बात ग्रैंडपा से कर दी थी, लेकिन ग्रैंडपा ने मुझे कहा कम से कम मैं 2 साल तक तुम्हारी फियांसी बनकर रहूं। उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि उस समय पर मेरी फैमिली की सिचुएशन भी खराब चल रही थी। फिर मैं मान गई और उन्होंने मेरी फैमिली की सिचुएशन को ठीक करने में मेरी हेल्प की। चैन सोचने लग जाता है, मुझे तो लगा था सूची इस लू को लाइक करती है इसलिए झेल रही है, लेकिन अब पता लग रहा है कि वो तो बस पैसों की वजह से रुकी हुई थी। इतने ज्यादा करीब रहकर भी ये बात मैं समझ नहीं पाया, मैं कितना बड़ा बेवकूफ था ना। ग्रैंडपा लू को सुनाने लग जाते हैं, मुझे लगा कि तुम अंधे हो गए हो, इसलिए तुम्हें सूची की अच्छाई दिख नहीं रही है, इसलिए तुम उस चुड़ैल के पीछे भाग गए हो। लगा इन 2 सालों के टाइम में तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम्हारे पास ना अकल है ना आंखें, तुम्हारी आंखें अभी तक खुली ही नहीं है। सुनकर लू सूची के पास आता है और उसे मनाने लग जाता है, तुम तो मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो भला तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। लेकिन तभी शैन लू का हाथ सूजी से छुड़वा देता है और उसे दूर कर देता है। लू शैन पर चिल्लाने लग जाता है, तुम एक मामूली से बॉडीगार्ड हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारोगे। उसे बोलता है, अब तुम्हारा सूजी के साथ ना कोई रिश्ता नहीं है, मैं सूजी का बॉडीगार्ड हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बोलता है, लेकिन अभी मेरे और सूजी के बीच में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। के बाद वो सूजी को मनाने लग जाता है, तुम तो मुझे हाई स्कूल टाइम से लाइक करती थी ना, ऐसे कैसे तुम अचानक से मुझे भूल सकती हो, तुम अभी भी मुझे लाइक करती हो। मुझे बोलती है, लेकिन अब मैं तुम्हें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, अब हम दोनों के बीच में सच में कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट देकर बोलती है, अब हम दोनों का रिश्ता खत्म है। बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लू तो बस खड़ा खड़ा देखता रह जाता है। इसके बाद सूजी जब अकेले में खड़ी होती है तभी शैन उसके पास आता है और उसे पूछने लग जाता है, तुम ठीक तो हो ना। जी उसे अपना फोन देकर बताती है, लू के ग्रैंडपा की तरफ से ना मुझे पैसे मिल चुके हैं। उसे उसके डैड का मैसेज आता है और वो शैन को बताती है, वो ग्रुप कंपनी ना हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। सुनकर शैन उसे कांग्रेचुलेशन बोलने लग जाता है। सूजी बोलती है, मैं लू को ना बहुत पहले से जानती थी और उसे कभी पसंद नहीं करती थी, लेकिन हाई स्कूल टाइम पर मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और लू ने ही मुझे बचाया था, इसी वजह से मैं उसे पसंद करने लग गई थी। लेकिन जब उसने मुझे चीट किया तो मुझे एहसास हो गया कि वो मेरे लायक ही नहीं है, लेकिन उसने मेरी जान बचाई थी, इसी वजह से मैं उसे झेल रही थी। लेकिन अब मुझे उस चीटर से ना छुटकारा मिल चुका है। वैसे मैंने तुम्हें ना उस लू से रिवेंज लेने के लिए अपने पास रखा था, पर अब मुझे उस लू से छुटकारा मिल चुका है। अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लेकिन शैन बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, और वो उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बताने वाला होता है। लेकिन तभी सूजी को चक्कर आने लग जाते हैं। तभी शैन उसे पकड़कर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है।
सूजी बोलती है कोई बात नहीं, बस ऐसे ही चक्कर आ रहे हैं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ये बात शैन उसे अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताता और बोलता है मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उसका हाथ पकड़ कर बोलता है मैं तो ये भी चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद करो। लेकिन सूजी उसका हाथ छोड़ देती है और बोलती है लू की वजह से अब मुझे ना प्यार व्यार पर कोई यकीन नहीं है, अब मैं किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। शैन देखता है एक बंदा यहाँ पर तरबूज बेच रहा है, वो उसके पास से चाकू छीन कर लेकर आ जाता है और सूजी को पकड़ा देता है और अपने ऊपर पॉइंट कर कर बोलने लग जाता है तुम मेरे ऊपर ना पूरा ट्रस्ट कर सकती हो, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देने वाला, हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा, और अगर तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है तो तुम मुझे मारकर देख सकती हो। लेकिन सूजी उस चाकू को फेंक देती है और जल्दी से शैन को हक कर लेती है और उसे बोलती है मुझे ना तुम पर पूरा ट्रस्ट है। वो बंदा जिसका वो चाकू होता है वो वहाँ पर उन लोगों पर चिल्लाने लग जाता है। उसके बाद वो दोनों जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। जी अपना सामान लेने के लिए घर वापस आती है, वो देखती है लू वहीं पर बैठा हुआ है। लू से बोलता है ग्रैंडपा ने बोला है अगर तुम मुझसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो तो तुम्हें 1 महीने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी शादी ना बहुत ही बड़ा मैटर थी, तो आउटसाइड वर्ल्ड को ये सब बताने के लिए 1 महीने का टाइम तो लगेगा ही ना। वजह से ग्रैंडपा ने कहा है तुम्हें 1 महीने के लिए यहाँ पर रहना भी पड़ेगा, तुम कहीं पर नहीं जा सकती हो। और वो शैन को बोलता है सूजी अभी भी मुझे पसंद करती है ना। शैन बोलता है मैं इसके साथ पूरा दिन रहता हूँ, मुझे मालूम है ये तुम्हें पसंद नहीं करती। तो शौक हो जाता है ये तुम क्या बोल रहे हो। शैन दोबारा बोलने लग जाता है ये ना तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लू सूजी को बोलता है अभी मैं ये एग्रीमेंट साइन नहीं करूँगा, मेरे ग्रैंडपा ने बोल दिया है कि तुम्हें यहाँ पर रहना ही पड़ेगा, 1 महीने के बाद ही ना मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करूंगा। उसे सोचती है अगर मैंने जिद की तो इससे मेरी फैमिली पर असर पड़ेगा, इसलिए वो मान जाती है। वो शर्त रख देती है 1 महीने के बाद तुम्हें नील डाउन होकर वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे देना होगा। इसके बाद वो अपने रूम में जाने लगती है। लू मेड को बोलता है देखा मैंने कहा था ये मुझे इतना ज्यादा पसंद करती है कि ये मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। सूजी बोलती है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं रुकी हूँ, जैसे तुमने मुझे चीट करने के लिए अपने साथ रुआन को रखा हुआ था ना, मैं तुम्हें बता दूं मेरे पास भी एक मैन है जो मैंने अपने लिए रखा हुआ है। वो तो गुस्सा आ जाता है आखिर तुम ये क्या बोल रही हो। सूजी बोलती है जब तुम मुझे चीट करने के लिए किसी वुमेन को रख सकते हो तो मैं किसी मैन को क्यों नहीं रख सकती। लोग गुस्से में पूछने लग जाता है आखिर वो आदमी है कौन। मैन बता देता है वो ना मैं ही हूँ। सूजी बोलती है तुमने कान खोलकर सुन लिया है ना, मेरा मैन और कोई नहीं बल्कि शैनी है। ये सुनकर लू हंसने लग जाता है और सभी मेट्स को बोलता है तुम लोगों ने सुना ये क्या बोल रही है कि ना मुझे दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है। कोई 3 साल का बच्चा नहीं हो जो तुम बोलोगी और मैं मान लूंगा। बोलती आखिर तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा है, ये तुमसे ज्यादा टॉल और हैंडसम है और इसके पास तो 8 पैक्स भी है, इसके कंपैरिजन में तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बोलता है ये सब चीजें इम्पोर्टेंट नहीं होती, मैन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्टेटस, पावर और पैसा होना, क्योंकि मेरे पास है इसके पास नहीं। मैन बोलता है लेकिन मिस्टर वू के पास तो ये दोनों ही चीजें हैं। लू चिल्लाने लग जाता है तुम एक मामूली से बॉडी गार्ड हो तो आखिर तुम हमारी बातों के बीच में क्यों घुस रहे हो। अपनी शक्ल मिस्टर वू से क्या मिलती है तो तुम सोच रहे हो कि तुम मिस्टर वू हो। जी लू को एक चाटा लगा देती है। लू बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, ने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की। सूजी बोलती है ये मेरा मैन है, अगर तुम इसकी बेइज्जती करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी, नहीं तो क्या तुम्हारी आरती उतारूंगी। शैन तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सूजी उसका हाथ पकड़कर सीधा अपने रूम में लेकर जाने लगती है। तो चिल्लाने लग जाता है तुम पक्का एक्टिंग कर रही हो, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक एक्टिंग करती हो। नेक्स्ट सीन में रुआन लू से मिलने के लिए आई होती है और उसे मनाने लग जाती है क्या तुम सच में सूजी के चक्कर में मुझे छोड़ने वाले हो। वो बोलता है मैं ना सिर्फ उसके सामने शो ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे अपनी फैमिली से बना कर रखनी है, और अगर वो फैमिली के साथ हमारी बिजनेस डील हो जाती है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मिस्टर वू से मिलना ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद रुआन अपनी फ्रेंड की हेल्प से मिस्टर वू की कंपनी में जाने का प्लान बनाती है। इधर लू घर पर सूची का वेट कर रहा होता है, फिर उसे बताती है सूजी और शैन दोनों साथ में मिलकर ना शॉपिंग करने के लिए गए हैं। इसके बाद जब वो दोनों साथ में आ रहे होते हैं तो काफी ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही वो लोग घर के अंदर एंटर करते हैं। लू को लगता है कि सूजी उसके लिए शॉपिंग करने गई थी। वो उसे बताती है ये सब कुछ तो मैंने शैन के लिए खरीदा है। वो बोलता है ये सब कुछ तुम मुझे जलाने के लिए कर रही हो ना। सूजी और शैन दोनों ही उस पर हंसने लग जाते हैं, ये कितना बड़ा बेवकूफ है, अभी भी पागल यही सब सोच रहा है। इसके बाद सूजी उसके सामने शैन का हाथ पकड़कर फिर से अपने रूम में चली जाती है।
के बाद लू दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है। के बाद वो मेड से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है वो दोनों अंदर क्या कर रहे होंगे? बोलती है, वो लोग क्या कर रहे होंगे, जो कपल करते हैं वही कर रहे होंगे ना। बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसके बाद वो घर के बाहर विंडो के पास जाता है उन दोनों को देखने के लिए। काफी देखता है कि शेन वहाँ से कूदकर कहीं पर जा रहा है, जिसके बाद वो खुश हो जाता है, यानी पक्का सूची ने मुझे झूठ बोला था। शेन अपने असिस्टेंट से मिलने के लिए आया होता है। असिस्टेंट उसे बताता है, डॉक्टर से मुझे पता चला है कि सूजी के दिमाग में एक्सीडेंट के बाद जो क्लोट था वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उसे सारी चीजें याद आ जाएंगी। उसके बाद बॉस, आप अपने आइडेंटिटी के बारे में मैडम को बता सकते हो। शेन खुश हो जाता है, बस 1 महीने की बात है। इसके बाद नेक्स्ट डे जैसे ही लू ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी डिशेस बनी होती है, लेकिन असल में वो सारी डिशेस शेन ने सूजी के लिए बनाई होती है। फिर वो दोनों साथ में बैठकर एक दूसरे को ब्रेकफास्ट कराने लग जाते हैं। लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मुझे जेलस कराने के लिए सारी प्लानिंग कर रही हो। के बाद वो ब्रेकफास्ट खाने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी उसे खाने ही नहीं देती और बोलती है, ये शेन ने मेरे लिए बनाया है, तुम्हारे लिए नहीं। के बाद लू को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग एक पार्टी में आए होते हैं, जहाँ पर लू और रुआन के अफेयर की खबरें सभी के पास होती है, इसलिए वो लोग उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। इसी बात पर लू का शेन के साथ झगड़ा हो जाता है। सूजी को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लू को सीधा चाटा लगा देती है और सभी को उसके बारे में बताने लग जाती है। ये बंदा कितना ज्यादा घटिया इंसान है, ये ना मुझे चीट कर रहा था, इसीलिए मैंने इसे छोड़ दिया। सभी के सामने लू की बेइज्जती हो जाती है, इसलिए वो जैसे कि बाहर आता है तो उसकी मोम भी उसे एक चाटा लगा देती है। तभी वहाँ पर रुआन आ जाती है और लू की मोम को समझाने लग जाती है, मेरे पास एक रास्ता है जिसके बाद आप लोग वो कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सुनकर लू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बताओ क्या रास्ता है। इसके बाद वो अपने कजन के बारे में बताने लग जाती है, जो कि वो ग्रुप कंपनी में ही काम करता था। लू की मोमो से बोलती है, अगर तुम ऐसा कर पाई तो मैं उसके बाद हो सकता है तुम्हें अपने बेटे के साथ रहने दूं। के बाद लू रुआन को अपने साथ घर पर लेकर आ जाता है, मुझे भी उसकी बेइज्जती करने लग जाती है, तुम तो बड़े बेशर्म निकले। इसके बाद सूजी एक प्रोजेक्ट पर बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही होती है और वो उस प्रोजेक्ट के लिए कई कंपनी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। लू को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी कंपनी को बोलकर वो प्रोजेक्ट उसे दिलवा देता है। इसके बाद सूजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसे ये बात पता नहीं चलती कि शेन ने ही उसे ये प्रोजेक्ट दिलवाया है। इसके बाद ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए होते हैं, जहाँ पर सूजी को वीआईपी सीट मिल जाती है। की वजह से लू और रुआन दोनों को ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उन दोनों को पीछे वाली सीट पर जाकर बैठना पड़ता है। इसके बाद जैसे इवेंट स्टार्ट होता है तो असिस्टेंट आकर सभी को बताने लग जाता है, ये बिजनेस डील ना सूजी जीत चुकी है। का प्रोजेक्ट मिस्टर वू को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। सुनकर रुआन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, प्रोजेक्ट ऐसे कैसे इसे मिल गया। सूजी को भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका मिस्टर वू के साथ कोई कांटेक्ट था ही नहीं। असिस्टेंट उसे सच बता देता है। इसके बाद सूजी जैसे ही शेन को देखती है तो उसे पूछने लग जाती है, क्या तुम ही मिस्टर वू हो? के बाद शेन उसे सारी सच्चाई बता देता है, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी आइडेंटिटी तुमसे छिपाई हुई थी। बोलती है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज को हजम करने के लिए। लू की मॉम तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है और लू रुआन पर गुस्सा करने लग जाता है, अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। रुआन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, सूजी इतनी ज्यादा लकी कैसे हो सकती है जो उसे इतना ज्यादा रईस बंदा मिल गया। बाद वो सूजी को कार से हिट करने वाली होती है, तभी बीच में लू आ जाता है और वो उसे लेकिन तभी बीच में शेन आकर उसे बचा लेता है। लेकिन तभी लू बीच में आकर उसे बचा लेता है, पर उसे चोट लग जाती है। सूजी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है और बोलती है, मेरी पुरानी मेमोरीज वापस आ गई है, मुझे अब तक लग रहा था कि तुमने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मेरी जान तो शेन ने बचाई थी। तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया था, लेकिन अब तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए हमारा हिसाब बराबर हो गया। और शेन भारी उसका इंतजार कर रहा होता है। सूजी उसे बोलती है, मुझे ना सब कुछ याद आ चुका है, स्कूल टाइम पर तुमने ही मेरी जान बचाई थी और अब मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। शेन तो खुशी की मारी उसे हक कर लेता है। इसके बाद दोनों सिविल ब्यूरो जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।